और बड़ी खबर बांकीपुर से प्रशांत किशोर 2220 वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया से बीजेपी के आशुतोष 1184 वोटों से आगे चल रहे हैं और माजलपुर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल 1640 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बांकीपुर से प्रशांत किशोर 2000 से ज्यादा वोटों से आगे इस वक्त चल रहे हैं। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये उपचुनाव जो हो रहा है बांकीपुर सीट पर, इससे उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। और बड़ी खबर बांकीपुर से प्रशांत किशोर 2220 वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया से बीजेपी के आशुतोष 1184 वोटों से आगे चल रहे हैं और माजलपुर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल 1640 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बांकीपुर से प्रशांत किशोर 2000 से ज्यादा वोटों से आगे इस वक्त चल रहे हैं। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये उपचुनाव जो हो रहा है बांकीपुर सीट पर, इससे उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना इनमें 2 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी के आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह मैदान में हैं। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की साख दांव पर है। पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। काफी विरोध के बाद नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी को जितवाने के लिए मान गए थे। वहीं बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ है। इस सीट पर महज 34.31% मतदान हुआ। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़े हैं इस सीट से। बीजेपी के बिहार में पहले सीएम सम्राट चौधरी के लिए भी यह अग्नि परीक्षा होगी कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंचे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल शर्मा दतिया से हमारे साथ हैं, आदित्य झा बांकीपुर से हमारे साथ हैं। अतुल, आपके पास आते हुए दतिया सीट कितनी महत्वपूर्ण है ये कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का विरोध, उनके समर्थकों का विरोध और उसके बाद उनका ये मान जाना कि ठीक है वो मौजूदा प्रत्याशी के लिए वहां पर जितवाने के लिए काम करेंगे। आज वहां के नतीजे आने हैं। देखिए, बिल्कुल लक्ष्मी, हर हाल में दतिया उपचुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव का परिणाम ही राजनीतिक दलों की दशा और दिशा तय करेगा। देखिए, लगभग 71% से ज्यादा मतदान हुआ था, जिसमें आज मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले डाक मत पत्र खोले जाएंगे। लगभग 441 डाक मत पत्र डाले गए हैं। 8:30 बजे से ईवीएम मशीन की गिनती शुरू होगी और लगभग 21 टेबल बनाई गई हैं और 15 राउंड में दतिया उपचुनाव के परिणाम सामने होते हुए आएंगे। देखिए, आज मतगणना है, उसके पहले रात को कांग्रेस ने एक बड़ा निर्णय लिया। राजेंद्र भारती जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। दोनों ही राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ हैं। आशुतोष की बात करें, आशु तिवारी की बात करें, घनश्याम की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी थे पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में थे, अपने अपने दावों और वादों के साथ। देखिए, इस समय मतगणना स्थल पे ही हूँ। लगभग 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी यहाँ पे निगरानी होगी। लगभग 21 टेबल यहाँ पे बनाई गई हैं। प्रत्येक टेबल के ऊपर 3 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो हर घंटे में उस टेबल का परिणाम बताते हुए दिखाई देंगे। चूंकि लगभग माना जा रहा है कि 15 राउंड है और लगभग दोपहर 12 से 1 के बीच में तस्वीर हल्की साफ होती हुई दिखाई देगी कि आखिर दतिया की जनता ने, यानी कि लोकतंत्र के राजा ने आखिर किसको चाहा और किसके ऊपर वोटिंग करी। इन तमाम बातें जो है लगभग 12 से 1 के बीच में स्पष्ट होते हुए दिखाई देंगी। क्योंकि दतिया का मामला था हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि नरोत्तम मिश्रा का जो विरोध था वो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी थी। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि भीतरघात की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन संघ ने और बीजेपी ने पहले से ही पूरा डैमेज कंट्रोल किया। आदित्य झा इस वक्त बांकीपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, बांकीपुर सीट कई चेहरों का राजनीतिक भविष्य तय करेगी। प्रशांत किशोर की किस्मत भी दांव पर है। आज मतगणना शुरू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो प्रदेश की जो एक नई शुरुआत हुई है उसका भी तय होगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट किसके खाते में जाएगी, ये एक बड़ा मैसेज देगी वहाँ की जनता के लिए।
बिल्कुल लक्ष्मी, आपने सही कहा है कि बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो कई राजनेताओं के लिए लिटमस टेस्ट है। हाई प्रोफाइल सीट इसीलिए है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से विधायक होते थे और उन्हीं के इस्तीफे के कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर पहली बार एक्टिव पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी यह चुनाव इतना ही महत्वपूर्ण है, उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। तेजस्वी यादव 25 के बाई इलेक्शन के बाद उनके जनाधार में सेंध लगती है या अपने जो उनका जो पुराना परंपरागत वोट बैंक रहा है उसको बचाने में कामयाब होते हैं, उसका लिटमस टेस्ट है। और इसके अलावा बीजेपी की पहली सरकार बनी है और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका भी लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला उपचुनाव हो रहा है और उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली सीट पर चुनाव हो रहा है। जहां तक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात है तो आज मतगणना है, लगभग 30 टेबल बनाए गए हैं, माफ कीजिएगा 14 टेबल बनाए गए हैं और 31 राउंड में वोटिंग काउंटिंग होगा। कुल मिलाकर के लगभग 34-34.5% वोट हुई थी। तो यही कारण है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रत्याशी भले ही जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबों के मन में यह है कि लो परसेंटेज वोटिंग हुआ है तो किसके पक्ष में वोट जाएगा। हालांकि जब बांकीपुर का इतिहास देखिएगा तो बांकीपुर बीजेपी का सबसे मजबूत जो गढ़ या किला कहिए वो होता रहा है, क्योंकि 1995 से 2025 तक लगातार बीजेपी के विधायक, पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जो नितिन नवीन के पिताजी थे वो यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उसके बाद 6 बार से नितिन नवीन यहाँ से विधायक हो रहे हैं। तो नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जो आज उपचुनाव का जो काउंटिंग हो रहा है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगा, सारी तैयारी हो गई है। बिहार पुलिस के लगभग 700 से 800 जवान और पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान। मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी, वोटों की गिनती। तो पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी, वोटों की गिनती 14 टेबल पर 31 राउंड में कराई जाएगी। जनसुराज के प्रशांत किशोर की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी के नीरज सिन्हा का सियासी भविष्य तय होगा और सभी दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी से प्रवक्ता राहुल आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राहुल आनंद जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। 8 बज चुके हैं और वोटों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आज जो ये हम चर्चा कर रहे हैं ये निश्चित रूप से लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जो जनता है उनकी विश्वास और उनके द्वारा दिया गया मत के ऊपर ये आधारित एक संवैधानिक और प्रभावी तरीके से अगर विषय को देखा जाए तो आने वाले कुछ समय के बाद ये क्लियर हो जाएगा। 21 राउंड की जब गिनती होगी उसमें ये बात क्लियर हो जाएगा कि कौन पार्टी अपने परचम को लहरा रही है और कौन सी पार्टी अंगद के पांव की तरह अपने पांव को वहां स्थापित करने जा रही है। जहां तक अगर प्रारंभिक दौर की अगर हम बात करें, जो अब 21 चरण की जो काउंटिंग होने वाले हैं, तो उसमें निश्चित रूप से ये बात कहना प्रभावशाली है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः उस सीट पे अपने विजय को प्राप्त करने जा रही है और जो विजय का जो रथ है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और जनता ने जो आशीर्वाद और सम्मान और खास करके जो प्रभावी ढंग से जो एक बहुत मजबूत संदेश देने का काम करेगी वो 3 बजे के बाद निश्चित रूप से वो क्लियर हो जाएगा। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव आयोग की निगरानी में पूरी प्रक्रिया होती रहती है और होती रहेगी आगे भी। और जब कोई प्रतिकूल व्यवस्था होती है, या मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई हारता है तो उस समय उसको प्रतिकूल लगता है उस व्यवस्था, और जब वो जीतता है तो उसको अनुकूल लगता है। तो संवैधानिक तरीके से आस्था पे भरोसा रखकर समय का इंतजार करना चाहिए 3 बजे तक का कि क्या होने जा रहा है। और जब हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से ये कहेंगे कि हमारी जीत शानदार रहेगी, हमारा जीत शानदार रहेगा और हमारा जीत जोरदार भी होने वाला है। राहुल जी, अभी आप कह रहे हैं कि देखने वाली ये चुनाव बता देगा कि किसका वहां पर अंगद की तरह जो पांव है वो टिका हुआ है, उसको तो हाँ, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर बीजेपी को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? सबसे ज्यादा मेहनत बीजेपी ने की है वहां पर, जबकि वो बीजेपी का ही गढ़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और कभी भी कम नहीं आती है। अक्सर हम पर ये आरोप लगते रहे हैं कि जब भी कोई चुनाव आए या आने वाला होता है तो लोग हमें कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अगर गुरु मंत्र की अगर हम बात करें तो वो मंडल से शुरू होता है, बूथ पे आता है, बूथ से आके जिला पे आता है, जिला से आके प्रदेश स्तर तक आता है। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट निश्चित रूप से हम एक बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट पे भरोसा रखते हैं। शायद इसीलिए लोग भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और वो चुनाव के लिए जानी जाती है।
मार्जिन जो रहा था इससे पहले 2025 की बात करें, मार्जिन उतना लग रहा है या बढ़ेगा? इतनी मेहनत की है, बढ़ना तो चाहिए। देखिए, अगर तार्किक रूप से अगर बात की जाए तो जो वोट प्रतिशत है वो निश्चित रूप से कम हुए हैं पहले की तुलना में। लगभग पहले की तुलना में देखा जाए तो 43% के आसपास का वो दृश्य रहा था, वो नंबर रहा था, लेकिन इस बार थोड़े कम हुए हैं। लेकिन फिर भी उपचुनाव में जो चीजें देखने को मिली है और जो नजर सामने आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि लोग चुनाव के दरमियान आते हैं, जब विधानसभा की चुनाव होता है तो, और आते हैं और सरकार को चुनकर फिर चले जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं तो आना जाना उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी हम इस चीज के लिए चिंतित हैं और ये आत्ममंथन का विषय है कि हमारी जो जनता है उनमें एक अलख जो जगाने का काम किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। हाँ। तभी जाकर ये वोट प्रतिशत इतने बढ़े भी है और सामान्यजनक स्थिति में आए हैं। कुछ देर बाद अभी बैलेट पेपरों की गिनती शुरू होने जा रही है, यानी कि उसके जैसे बाद जैसे रुझान आएंगे, नतीजे आएंगे, आपको पूरी उम्मीद है कि जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है बांकीपुर को, वो गढ़ वैसे ही बना रहेगा, उसे कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन इसका जवाब देंगी सारिका पासवान जी, आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका जी, बीजेपी तो पूरे तरीके से मुतमईन है, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री और कई ऐसे मुद्दे, क्या लगता है आपको इस बार बांकीपुर उपचुनाव कोई नया सूरज दिखाएगा या फिर हमेशा की तरह आरजेडी ऐसे ही सूखे में रह जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुतमईन हर जगह होती है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य होता है, किसी भी तरीके से सीट को जीत लेना है, बाकी जनता भाड़ में जाए। 40 सालों से जिस बांकीपुर की विधानसभा को ये कहते थे कि भाजपा का गढ़ है, भाजपा का किला है, और इस बार लोगों ने इनको नकारा है, क्योंकि उस किला और गढ़ के नीचे हमने नलियों को बहते देखा है, गंदी नालाएं बह रही हैं, सड़क नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है वहां पे। तो 40 साल में इन्होंने गढ़ का जो स्थिति किया है, यही कारण है कि पिछले विधानसभा के बनस्पत इस बार बाई इलेक्शन में पोलिंग जो है वो बहुत ही कम हुई है, और वो कम इसलिए हुई है क्योंकि लोगों ने भाजपा को नकारा है। लोग वोट देने तक नहीं गए हैं, वो लोग जिन्होंने पिछले बार भाजपा को वोट दिया है। देखिए, कुछ ही क्षणों में तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, चीजें सामने आ जाएंगी। हमारे विपक्षियों को सिर्फ एक ही चिंता होती है कि तेजस्वी जी क्यों नहीं है यहाँ, कहाँ चले गए वो, सत्ता में बैठेंगे ये, लॉ एंड ऑर्डर इनके कारण बिगड़ी हुई है, बिहार का विकास जो है इनके कारण सबसे पीछे है, फिर भी इनको पूरी चिंता जो है इस बात से इनको सताते रहते हैं कि तेजस्वी जी कहाँ चले गए। तो मैं तो कहती हूँ, अगर आपसे सत्ता नहीं संभाली जाती है तो जिनको आप बार बार याद करते हैं उनके हाथों में सत्ता दे दीजिए। क्यों आप मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके हर बार आप छल कपट करके सत्ता में काबिज हो जाते हैं, और आपका एकमात्र उद्देश्य होता है भ्रष्टाचार करना, पैसे की उगाही करना, गुंडागर्दी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। तो ये सब चीजें करके भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा लंबा समय जो है सत्ता में व्यतीत किए हैं, और आज पूरे देश भर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार रहे हैं, अरे आज तो बच्चे भी, जो जेन अल्फा बच्चे भी है ना, वो भी भाजपा को नकार रही है। आने वाली जनरेशन जो है उनके दिलों, उनके दिमाग में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सारिका जी, देखिए, एक सवाल विपक्ष की ओर से हर जगह उठाया जाता है, बिहार की बात कर लूं या कहीं किसी दूसरे राज्य की बात करूं, विपक्ष हमेशा ये कहता है कि विपक्ष जो है, जो बीजेपी है, वो मशीनरियों का दुरुपयोग करती है और जीत जाती है। लेकिन फिर कुछ राज्य हैं जहां पर कांग्रेस भी जीतती है, बाकी जो स्थानीय पार्टियां हैं वो भी जीतती हैं, वहां पर बीजेपी अभी तक साउथ में क्यों नहीं इस मशीनरी का इस्तेमाल करती है? क्यों नहीं करते आप इस्तेमाल? आपसे पूछना चाहूंगी राहुल जी, आप इसका जवाब दीजिए। मुझसे सवाल पूछा गया। राहुल जी से पूछ रही हूँ, उन मशीनरियों का इस्तेमाल बाकी राज्यों में क्यों नहीं किया जाता है? और ये जो आरोप विपक्ष बार बार लगाता है मशीनरियों का दुरुपयोग, क्या है ये? देखिए, मैं एक चीज बहुत गंभीरता के साथ आपके चैनल, सम्मानित चैनल के ऊपर रखना चाह रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र की असली ताकत जनता का मत और संविधान की मर्यादा होती है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए, हर दल को रखना चाहिए। मतदाता का फैसला सर्वोपरि फैसला होता है। जीत मिले तो विनम्रता और हार मिले तो आत्ममंथन। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। एजेंट बन के काम कर रहा है, उनको चुप कराइए, उनको चुप कराइए। एजेंट बन के राहुल जी बोलिए, आप मैं सारिका से सवाल पूछ लीजिए। सारिका जी, आपके पास में लौटूंगी। राहुल जी, भरोसा करे आदमी। देखिए, यही होता है, जीत मिले तो विनम्रता और हार मिले तो आत्ममंथन। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इसलिए सभी दलों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए और बिना ठोस प्रमाण
लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, अभी उपचुनाव होने जा रहे थे और तेजस्वी यादव जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? तेजस्वी यादव जी अपने कैंडिडेट के साथ कहाँ पे थे? देखिए, वो 2 दिन पहले आए और अपने लोगों को वो सोचते हैं कि हमारा जो पारंपरिक जो वोट बैंक है, वो हमको वोट देगा, वो हमारे गुलाम है। ऐसा उनका सोच है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जानती है कि किसको कब, कहां और कैसे चुप कराना है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इनकी गंभीरता पे सवाल उठते हैं, शायद इसीलिए विपक्ष आज ठगा महसूस करता है और जनता को कटघरे में खड़ा करता है। जब 2025 में जब सरकार निर्वाचित बनकर आई थी और जब सदन में प्रतिपक्ष नेता की जवाबदेही तय करनी थी, तो उस समय ये फिर यूरोप चले गए थे। ये ऐसे तमाम चीजें आते हैं और ये डिफेंड करने के लिए ऐसे तमाम उनके प्रवक्ता आते हैं सबके सामने और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मशीनरी का इस्तेमाल करती है तो फिर उसको 240 सीट क्यों आते हैं लोकसभा में, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी दमखम लगा दिया गया था। गठबंधन की राजनीति करते हैं, गठबंधन के साथ चलते हैं, गठबंधन का सम्मान करते हैं और जनता को मालिक मानते हैं, तभी जाकर जनता हमें नंबर देती है। ये जो नाराजगी करने की और जन अल्फा की जो बातें की जा रही है और जेन जेड की जो बातें की जा रही है, तो महागठबंधन के लोगों का चाल चरित्र चेहरा किसी से छुपा नहीं है। मैं बांग्लादेश का एक चलिए चलिए आपके पास में लौटूंगी। कर्नल पीके चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल है पीके चौधरी जी, जेएसपी से प्रवक्ता है। आपका मैं स्वागत करती हूं। और देखिए, आपको कितना कॉन्फिडेंस है? मतगणना देखिए जाहिर तौर पर पोस्टल बैलेट की अभी शुरू हो गई होगी, कॉन्फिडेंस कितना नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए प्रशांत कुमार की मौजूदगी, माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर की मौजूदगी ऐसी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये हम भी मानते हैं। जी नमस्कार, न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को और पैनल पर जितने लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें कॉन्फिडेंस जो जनसुराज का है वो पूरा है और मैं इसमें क्या बताऊं, एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं, हालांकि वो फाइनल नहीं होते हैं, लेकिन एक तरफ से सारे एग्जिट पोल ने प्रशांत किशोर को बहुत अच्छी बढ़त दी है। तो इस बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जनसुराज में आएगी। और ये जो लड़ाई है, ये जिसको ये लोग लड़ाई कहते हैं, हम इसको लड़ाई नहीं मानते हैं। ये तो एक वैचारिक मतभेद है हमारे बीच में और ये जो इसका अंजाम होगा वो एक विचार की जीत होगी या हार। और जहां तक जनसुराज इसमें आई है, जनसुराज एक मकसद से आई है जो है सही। अच्छा, मकसद एक बार मैं आपको टोकना चाहूंगी। मकसद मैं यहाँ पर जनसुराज का समझना चाहूंगी, खेल बिगाड़ना है या जीतना है? नहीं, जनसुराज का मकसद किसी का खेल न बिगाड़ना है न जीतना है। जनसुराज का मकसद है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। बिहार की जो बदहाली हुई है पिछले 70 सालों में, उस बदहाली के विद्रोह में जनसुराज आई है और जनसुराज में जितने लोग जुटे हैं, जनसुराज के इसी ध्येय से प्रेरित होकर उसमें जुटे हैं। हमारा कंपटीशन किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी इंसिडेंटल है। हमारा कंपटीशन बिहार की बदहाली से है और हम एक लक्ष्य लेकर आए हैं और वो अगर जनता हमको बहुमत देती है तो हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। बीजेपी इसलिए डरी हुई है क्योंकि प्रशांत किशोर का इसमें एंटर करना सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये बीजेपी के भविष्य के लिए खतरनाक है। अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो बिहार की राजनीति में एक विकल्प आ जाएगा। आज तक जो भी राजनीति हो रही थी बिहार में, वो सिर्फ 2 विकल्प के बीच में हो रही थी। जनता जो बीजेपी को 30 साल तक बांकीपुर की जनता ने रखा था, वहां पर वो राजद के आतंक के साए में रखा था, एक ध्रुवीकरण था। अब चूंकि प्रशांत किशोर यहाँ पर आ गए हैं, बीजेपी को खतरा प्रशांत किशोर से है। और जो सेना इन्होंने लगाई, 202 एमएलए, 40 मिनिस्टर, 40 सांसद, नितिन नवीन खुद, ये दिखाता है कि प्रशांत किशोर से कितने ये परेशान हैं, कितने ये घबराए हुए हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस बार बांकीपुर की जनता हमको लाएगी और हमारा जो प्रतिनिधित्व होगा प्रशांत किशोर के माध्यम से, वो सदन के लिए भी ऐतिहासिक होगा। आप इस बात को सोचिए कि प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी आमने सामने होंगे। सम्राट चौधरी बिहार के चॉइस नहीं थे। बिहार ने तो नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री माना था और उस समय भी प्रशांत किशोर बता रहे थे कि नीतीश जी 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री पर, और वही हुआ। बिहार को एक बढ़िया विकल्प चाहिए, एक सशक्त विकल्प चाहिए और ये सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर अगर आएंगे तो बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो पूरी तरह से। चलिए, तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में है, तो हम सारिका जी से सवाल ले लेते हैं। सारिका जी, तेजस्वी यादव का क्या होगा जब सशक्त जो अपना विकल्प है, जैसा कि हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे हैं पीके चौधरी जी, कि जो सशक्त विकल्प है वो उन्हें प्रशांत किशोर के रूप में बिहार की जनता देख रही है?
देखिए इस बाई इलेक्शन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जबान पे सिर्फ एक ही नाम था, वो तेजस्वी यादव जी। और इनको बार बार तकलीफ होती है कि तेजस्वी जी क्यों चले जाते हैं यूरोप। तो भाई तेजस्वी जी की पत्नी है, बच्चे हैं। अब मोदी जी की पत्नी बच्चे नहीं है तो उनको कहीं नहीं जाना होता है, और जाते भी हैं अगर वो विदेश दर्शन करने तो मेलोडी लेके वो जाते हैं। ये भाई सबका अपना आंतरिक विषय होता है। इन विषयों पे टिप्पा टिप्पणी करिएगा तो आपके बहुत खामियां हैं जो हम गिनवा सकते हैं, लेकिन हम लोग इतनी ओछी राजनीति नहीं करते हैं कि किसी के परिवार या परिवार पे हम लोग किसी तरह का टिप्पा टिप्पणी करें। और देखिए भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि कुत्ता और बिल्ली को भी अगर वो बांकीपुर विधानसभा में खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगी। इतना आत्मविश्वास, या यूं कहिए कि बांकीपुर की जनता के प्रति उनका ये रवैया था, क्योंकि वो जान रहे थे कि यहाँ पे कोई अच्छे आदमी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पार्टी काफी है। क्योंकि इनको तो तकलीफ झेलने की आदत, इनको तो नाले में चल करके आदत है। और इन्होंने किया भी। इन्होंने पहला प्रत्याशी जो उतारा वो 2 दिन में ही वो एक्सपायर हो गया। दूसरा प्रत्याशी को जो उतारे उनको हमने देखा कि इनके सरावगी जी कैसे अपने कांख के अंदर दबा करके वो घूम रहे थे। तो देखिए बांकीपुर की जनता जान रही है कि ये इस बार जीतने वाले नहीं है। और सारिका जी, जब बांकीपुर की जनता ये सब जान रही है, ये समझ रही है, तो आरजेडी का सूखा वहां से खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सूखा और भीगा क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि किसका परिवार है, किसका परिवार नहीं है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, किसका सूखा खत्म नहीं हो रहा है और किसका फूल कहीं पर नहीं खिल रहा है, ये कुछ नहीं जानते हैं सारिका जी, लेकिन ये अच्छे से जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है। और जब भी इस तरीके के आरोप लगे हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी को ही ज्यादा फायदा हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि राजनीति में बहस करने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है और चुप रहने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। और जो हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं उनके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, तभी इस प्रकार की ओछी मानसिकता वाला ये परिचय देते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ संबंध बताना, ये इनको ये आत्म भरोसे से प्रेरित करता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करो, विश्व स्तर पे, ये कहीं ना कहीं छवि खराब करता है आपके देश का। अब बात करते हैं कि मेलोडी खिलाइएगा तो छवि तो बिहार के अंदर, जहां बात भी देखिए बिहार के अंदर की अगर हम बात करें, सुनिए मेरी बात, तो भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। यही होता है जब बहस होती है, तार्किक लोगों से बहस होगी ना तो लोग समझेंगे बातों को। जब तार्किक व्यवहार होगा तो आपके जैसे प्रवक्ता आकर निश्चित रूप से यहाँ पर नाला से गंदगी फैलाने का काम करेंगे। पार्टी में लोग चरित्रहीन होते हैं और भ्रष्टाचारी होने चाहिए। आप पे कम से कम 10-20 करोड़ रुपए का आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सारिका जी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अभी जब मतदान हो रहा था उससे पहले हमने देखा कि युवाओं का गुस्सा था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी था, उसका असर पड़ेगा क्या बांकीपुर में? बिल्कुल पूरे देश में पड़ेगा। ये तो बिल्कुल, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है, क्योंकि आखिर वो बच्चे हमारे भविष्य हैं। अब देखिए, ये प्रोटेस्ट ऐसा था जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी शामिल हुए थे उस प्रोटेस्ट में। ये प्रोटेस्ट किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था। ये मुद्दा जो था किसी पार्टी का मुद्दा नहीं था। जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं और प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, ये तो सरकार का फेलियर था। सरकार के फेलियर के खिलाफ वो बच्चे जो है सड़क पे उतरे थे। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह कहीं भी नहीं है। और ये सरकार बैकफुट पे आई, उन्होंने माना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ने यह साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी पीके जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राहुल जी से मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेती हूं। राहुल जी, जब केंद्र के मुद्दों को या फिर राष्ट्र के मुद्दों को बिहार के विधानसभा चुनाव या बाकी विधानसभा चुनावों में उठाया जाता है, तो केंद्र में जिसका फर्क पड़ा, जिसका असर पड़ा, क्या वो उससे अछूता रह पाएगा बांकीपुर? देखिए, एक संदर्भ और याद दिला देना चाहिए मुझे कि अभी झारखंड में भी एक पेपर लीक हुआ है। वहां पे भी हजारों बच्चे और लाखों बच्चे वहां पे धरना पे बैठे हैं। कब जागेगी वहां की राज्य सरकार? कब वहां पे आंदोलन होगा? कब वहां पे ये तेलचट्टा पार्टी वाले लोग पहुंचेंगे? तो ऐसे तमाम चीज हैं जो एक राजनीतिक विषय बनकर रह गया है, जो आज बिहार में या फिर केंद्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि तार्किक रूप से चीजों को, अगर आपके पास बहस करने के लिए अगर तार्किक शब्द नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से नाली से पानी बहने लगता है, और ये दिखता है महागठबंधन के लोगों में। हम बात बाकी नाली से तो ईंधन मोदी जी बनाने में एक्सपर्ट है।
नाली जो में 10 पले हैं 10 जो मोदी मॉडल जी, है, नाली सुनिए मेरी ईंधन बात, सुनिए मेरी बनाते हैं, बात। नाली से नाली में ईंधन जो निकाल के चाय देखिए, बनाया नाली से करते फिर थे, पानी ओवरफ्लो हो चाय गया, बेचते नाली से बेचते फिर पूरे पानी देश ओवरफ्लो को हो गया, बेच नाले से दिया फिर पानी उन्होंने। ओवरफ्लो हो गया, नाले से फिर पानी ओवरफ्लो हो गया। अरे रुकिए भैया, उसको रोकिए। अरे नाली में तो पैदाइश है इसमें भारतीय कहा जनता गया है। पार्टी की, बिल्कुल नाले में देखिए कीचड़ में देखिए पैदाइश है मैं भारतीय जनता ये मानती मोदी हूँ जी कि के जब नाले भी की हम बहस पैदाइश करें है। चर्चा करें और तो कुछ भारतीय शब्दों जनता के पार्टी चयन के का एक जरूर एक ध्यान नेता मंत्री रखें विधायक जो है सारिका ना, जी। वो बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी मैं है। और ये तो आप बीजेपी लोग से भी पास उम्मीद क्या रखूंगी कि करेंगे बीजेपी हम भी कुछ लोगों ना को? बोले और साथ ही विपक्ष की ओर से भी कुछ पूरे ऐसा देश ना का बोला जाए, बच्चे शब्दों का को चयन जरा समझा दिया सोच कि समझ आपकी कर क्या रहे। औकात है। राहुल जी। जी, मैं आपके चैनल पे पुनः इस बात को कहता हूँ कि कुछ शब्द मैंने कड़वे बोले, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पे अगर किसी प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से इस तरह के शब्द निकलेंगे। हम बात कर रहे थे बांकीपुर का, जो बांकीपुर के विषय पे हमको रहना आप चाहिए। मेलोडी बांटिए, तो हम बोले भी ना। अरे आप सुनिए जाके तो सही, खिखी वहां कीजिए। बांकीपुर की ही बात आप कर रहे हिंदी हैं, नहीं ठीक बोल पाते हैं ना, बांकीपुर की ही अंग्रेजी बात कर बोल रहे पाते हैं। हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे आप बात करते हैं। पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में तो भारत का नाम मोदी जी ने खराब किया है, एक मजाक बना कर रख दिया है उन्होंने। जब भी ट्रम्प जी चलिए कहते कोई हैं नहीं, वापस मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। कर्नल पीके चौधरी जी हमारे साथ काफी समय से बने हुए हैं। पीके चौधरी जी, मेरा ये सवाल, आप कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीता जाता है तो आप जनता का ये जनमत संग्रह इस प्रकार का मानेंगे कि स्वीकृति मिली है एक अच्छे विकल्प के रूप में, लेकिन अगर नहीं ये चुनाव जीता जाता है तो क्या हम ये समझे कि बांकीपुर की जनता ने कहीं ना कहीं उस विचारधारा को या फिर उस वैचारिक जो आप लोगों की नीति है उसे दरकिनार कर दिया है? एक बार इसका स्पष्ट कर दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बात ये समझिए कि हार जो होती है ना, वो तब होती है जब जिसको कहा गया है वो हार गया है, वो हार मान ले। पहली बात तो ये समझ लीजिए। जब 2025 में जनसुराज आई थी तो बहुत कम वोट के साथ वो आई और लोगों ने समझा कि जनसुराज हार गई। लेकिन जनसुराज अपने उद्यम में, अपने प्रयास में लगातार लगी हुई है। ये देखिए 3 साल 4 साल पुरानी पार्टी है, जिसके बैकग्राउंड में जो बाकी पार्टियां हैं वो 70 साल 60 साल की पार्टियां हैं। उनके पास संगठन की शक्ति है, अर्थ की शक्ति है, बाहुबली की शक्ति है, प्रशासन की शक्ति है। जनसुराज अपने दम खम पर 3 साल से आई है और अपना उसने वर्चस्व बना लिया है बिहार में। यहाँ पर लोग जानने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं कि जनसुराज हैज अराइव्ड। अब जो आप कह रहे हैं कि अगर जनसुराज नहीं जीती, हालांकि उसकी संभावना इस बार बिल्कुल नहीं है, सारे एग्जिट पोल नतीजे बता रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें सारी जगह जनसुराज की जीत है, हर सिचुएशन में जनसुराज की जीत है। पहली बात है कि लोग कह रहे थे पिछले इलेक्शन में कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो इलेक्शन से खुद डर गए, इलेक्शन में नहीं आए।